हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवनीत कुमार शर्मा और मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए अपना सेकंड वीडियो। जी हां दोस्तों, पूरा क्वेश्चंस का पिटारा अपने पास। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया था। इस बार मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो प्लीज यहाँ पर फोकस होकर एक बार पढ़ाई कीजिएगा और उसके बाद में जो भी बातें हैं हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसके अंदर कहा है 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या करना है, हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। किसके रिगार्डिंग? करंट के रिगार्डिंग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पहले जो भी आपको गिवन डाटा है एक बार उसको अपन नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको। पहले आपको इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एल दे रखा आपको कितना 44, और मिली का मतलब होता है दोस्तों 10⁻³ हेनरी। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा इसने वी आरएमएस का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, वी आरएमएस इज इक्वल टू दे रखा आपको 220 वोल्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी 50 हर्ट्ज। और क्या वैल्यू कुछ इसने करंट निकालना है, वो भी आरएमएस की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका सर्किट डायग्राम अगर बनाया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एक इंडक्टर है और उसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई प्रोवाइड की गई है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या करना है इसके अंदर, जब भी आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है करंट की, तो हमें पता है कि जो करंट का सीधा सा रिलेशन होता है आई आरएमएस इज इक्वल टू जो आपका वोल्टेज है आरएमएस वैल्यूज की, और अपॉन के अंदर आप लिख दोगे जो गिवन रेजिस्टेंस आपको है। यहां पर हमारे पास में क्या दे रखा है, आपको एक्सल निकालना है हमें पहले, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप जानते हो कि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर के केस में एक्सएल जो क्या है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, यही किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस ही है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां वैल्यू पुट कर दो। वी आरएमएस कितना दे रखा आपको 220 वोल्ट अपॉन में एक्सएल मुझे पता नहीं है, तो मुझे सबसे पहले एक्सएल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πf L। तो यहां पर देखो क्या क्या गिवन है आपको, एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना दे रखा आपको 50 हर्ट्ज, तो आपने लिख लिया यहां पर 50 इंटू यहां पर इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है दोस्तों 44, और देखिए यहां पर 10⁻³ है, तो मैंने उसको क्या कर दिया 1000 नीचे लिख दिया, ठीक है। यहां पर देखो डेसिमल हटाया, यहां पर 20 और पुट कर दिए। तो सबसे पहले तो आप देखो इसको कट कर दो, यहां से ये फ्री हो गया, यहां से ये से कट जाएगा वापस कितने टाइम्स 5 टाइम्स, यहां तक, और ये 3 आ जाएगा यहां से, ये वापस कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 1000। ओके, अब वैल्यू क्या रह गई आपके पास में, देखो 314 इंटू 44 अपॉन में 1000, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपके पास में रह गई। तो इसका जो वैल्यू है आपका वो हो गया आपका 13.816, और किसके लिए बोला इसने, एक्सल है, तो क्या है आप रेजिस्टेंस है, तो यूनिट क्या जाएगी, ओम आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में इसकी एक्सल की। इस वैल्यू को आप वहां पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं यहां पर। तो यहां जैसे आप वैल्यू पुट करोगे 13.816, तो इसका जो फाइनल वैल्यू है दोस्तों 220 वोल्ट अपॉन में 13.816, तो इसका जो वैल्यू है आपका वो आ जाएगा 15.92 एम्पियर। तो ये आपका फाइनल आंसर दोस्तों। आपने क्या किया, आरएमएस वैल्यू निकाल दी करंट की। सबसे पहले एक बार सुन लो वापस, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। एक्सएल निकाला आपने 2πf L करके, वो वैल्यू आ गई आपके पास में। आईआरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस अपॉन में एक्सएल, आपने वैल्यू पुट की और 15.92 आपका आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, आपके कॉन्सेप्ट सुधारने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला गिवन है उसमें वैल्यूज को पुट करें और आंसर निकालें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कुछ इस तरह से दिया गया। इसने बोला है कि 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है। और उसने कहा कि आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करना अगेन करंट के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट पावर कंज्यूम्ड इन द फुल साइकिल। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप ना गिवन डेटा को एक बार लिख लीजिए।
सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 100 ओम दे रखा है, इट्स ओके। उसके बाद में V RMS आपको यहाँ पे गिवन है, कितना दे रखा है आपको 220 वोल्ट, इट्स ओके। और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कितना 50 हर्ट्ज, इट्स ओके। इसने बोला है दोस्तों RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, किसकी, करंट की। तो IRMS जो होता है आपका, उसका वैल्यू IRMS क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपका VRMS जो गिवन है अपॉन में रेजिस्टेंस। देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर क्या था, यहां पर प्योर रेजिस्टिव सर्किट दे रखा है इसलिए कैपिटल R आ गया, वहां पर इंडक्टिव सर्किट दे रखा था इसलिए वहां पर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सभी रेजिस्टेंसेस हैं और इनकी जो ऐसा यूनिट है वो ओम ही होती है। तो चलो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। VRMS जो है आपका गिवन कितना है 220 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस दे रखा आपको वो कितना दे रखा आपको 100 ओम दे रखा है। तो चलिए ये से कट गया, यहां से इसको हटा दो, ये आ गया आपका 2.2 एम्पियर। बहुत ही इजी सवाल है तो ये आपका पहले का आंसर आ गया 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा नेट पावर कंज्यूम्ड इन फुल साइकिल। एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरह से आपको सर्किट दे रखा है इस तरह से, और उसके लिए आपको कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो वो कहां से स्टार्ट होती है, इनिशियल पोजीशन से, और यहां से स्टार्ट होकर वो कहीं तक जाते हुए इस तरह से आगे बढ़ती है। यानी कि अगर कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो यहां पर दो चीज होगी, एक होगा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक होगा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि अगर ये 0 से स्टार्ट होती है, ये π/2, ये पाई 3π/2 और अगेन 2π, यानी कि फुल साइकिल के अंदर इसका जो फाई है, इसका जो फाई है उसका वैल्यू कितना आ गया 2π। तो जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे नेट पावर की, वो आएगा आपका P एवरेज VRMS IRMS और साथ में आ जाएगा cos फाई। चलिए यहां पर फाई का वैल्यू 2π है दोस्तों, तो cos 2π का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। तो जैसे आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका P नेट इज इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू आपका जो IRMS है उसका वैल्यू भी आपने निकाला, कितना आया था 2.2, और साथ में इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो जब आप P नेट निकालोगे इसका ओवरऑल तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 484 वाट। यस, तो ये जो वाट है ये क्या है, ये जो आपका पावर है उसका ऐसा यूनिट है वाट, 484 वाट आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर आप वापस अगेन वही कह सकता हूं मैं कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, और आरबीएससी के एग्जाम्स में जनरली इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना एक बार ध्यान से। बोल रहा है फिगर शोज 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स A एंड B, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर। आपको कैलकुलेट करना है क्या, रेशियो किसका, पावर फैक्टर का ऑफ द सर्किट B टू सर्किट A। दो सर्किट दे रखे हैं आपको, सर्किट A ये है और ये है आपका सर्किट B। चलिए ठीक है, साफ साफ देखने पर पता चल रहा है कि पहला जो सर्किट है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस गिवन है और साथ में एक इंडक्टेंस गिवन है। यहां पर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है और साथ ही साथ ही कैपेसिटेंस, यानी कि यहां पर RLC है, रजिस्टर दे रखा है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, यहां पर रजिस्टर है और साथ के साथ ही इंडक्टर है। चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं cos फाई की पावर फैक्टर, ये हमें निकालना है। पिछली क्लास में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो प्रीवियस हमने लेक्चर दिया था वहां पर भी हमने इसके बारे में बात की थी। देखिए यहां पर रजिस्टर है, यस, और साथ के साथ ही यहां पर इंडक्टर भी है। तो जब मैं इसका इंपीडेंस डायग्राम बनाता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये है रजिस्टर यानी कि इसका रेजिस्टेंस, और ये है यहां पर इसका एक्सल। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से इन दोनों को मिलाता हूं, जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं दोस्तों, वहां पर मुझे क्या मिल जाता है, इनका क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। मान लीजिए कि यहां से ये एंगल कितना बना है, फाई एंगल बना है। ठीक है, तो यहां पर जो ये वैल्यू है, ये इसकी, ये है आपका Z। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये होगा आपका R² प्लस XL² और पूरे का क्या, अंडर। कोई दिक्कत? तो अगर यहां से मुझे cos
फाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आर, और इसका जो हाइपोटेनियस उसका वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू मिल गई। एक और चीज दे रखी है कि यहां पर बोला इसने कि ये तो आर है इसका वैल्यू, लेकिन एक्सएल कितना दे रखा आपको 3r। तो यहां पर एक्सएल की वैल्यू भी पुट कर दो आप। जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा r अपॉन में या आर स्क्वायर प्लस ये 3r स्क्वायर, या सुनो 3r और उसका स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। या सुनो 3r है ना, 3r तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 3 जा कितना हो गया 9 और r स्क्वायर हो गया साथ में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई फाइनल यहां पर cos फाई a की, ये वैल्यू हो गई कितनी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 10। कैसे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा आर से आर कट जाएगा, तो cos फाई a का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 10। अब चलते हैं उधर, यहां पर देखो r दे रखा है, x दे रखा है और x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर जब वैल्यू लिखोगे आप cos फाई की, तो सेम जो आपने यहां पर किया है वही यहां पर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी और उसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी और उसका क्या होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक्सएल पहले क्यों आया, देखो आप यहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही डोमिनेट करता है। तो यहां पर क्या आएंगे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो ये वाला फॉर्मूला काम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करो, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन में आर स्क्वायर तो एज इट इज है, एक्सएल कितना है 3r और ये कितना है r, तो 3r माइनस r गया तो कितना 2r और उसका भी स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। कोई दिक्कत। अच्छा, सोल्व करोगे इसको वापस वही सीन होगा, तो ये हो जाएगा आपका r अपॉन अंडर रूट 5r, r से r गया तो कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 5। इज इट क्लियर। ये किसके लिए, बी सर्किट के लिए, तो इसको 5b से रिप्रेजेंट कर दो। इसने क्या बोला है कि रेशियो निकालना है आपको, दोनों का पावर फैक्टर आप निकाल चुके हो, अब आपको रेशियो निकालना है, तो क्या निकालना है cos फाई ऑफ b ओवर cos फाई a कितना आ जाएगा, ये कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 10, सॉरी cos a की वैल्यू है तो cos फाई b कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 5, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 अपॉन 1, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 अपॉन 1। तो जो रेशियो होगा इनका वो होगा अंडर रूट 2, रेशियो क्या हो जाएगा इनका फाइनल अंडर रूट 2 रेशियो। चलिए ये सोल्व हो गया, बड़ा ही आसान सा सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A circuit containing 80 मिली हेनरी इंडक्टर, 80 मिली हेनरी और यहां पर कैपेसिटर दे रखा आपको 60 माइक्रो फेराड इन सीरीज इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। रेजिस्टेंस जो है सर्किट का उसको नेग्लिजिबल माना गया है और इसने कहा कि ऑब्टेन करना आपको करंट की वैल्यू निकालनी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड और आरएमएस वैल्यू, यानी कि दो बातें कही गई है यहाँ पर, एक तो आपको फाइंड करना आई नोट और दूसरा आई आरएमएस, ये दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना। चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आई नोड होता है वो क्या होता है आपका, जो आपको वैल्यू दे रखी है आई नोड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वी नोड अपॉन में यहां पर जेड क्या है यहाँ पर इंपीडेंस है दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखो एक तो आपको इंडक्टर दे रखा है और दूसरा आपको कैपेसिटर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो जब आपको आरएमएस की बात की गई है तो आई आरएमएस जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका वी आरएमएस अपॉन में फर्दर जेड। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, जो जेड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है जेड, यहां पर आर तो है ही नहीं, क्या होगा यहां पर। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी, हमें ये देखना है कि किसके वैल्यू ज्यादा, एक्चुअली 80 मिली हेनरी और वहां पर कितना आपका 60 माइक्रोफेरेड। तो ऐसा काम करते हैं, आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, एल गिवन है, एल कितना है आपका 80 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी और जो आपका सी है कैपेसिटेंस उसका वैल्यू कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड, ये वैल्यूज आपको गिवन।
तो पहले काम करते हैं, इनके लिए अपन एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। देखिए एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 2 पाई एफ एल। एक्सएल इज इक्वल टू कितना, 2 पाई एफ एल होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे अपन, एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 50 हर्ट्ज दे रखा है और इसका वैल्यू कितना है, एल कितना आपका 80 अपॉन में 10 टू द पावर -3 होता है, उसको मैं 1 अपॉन 1000 लिख सकता हूं। यहां से इसको कट करके यहां पर देखिए, यहां पर ये 0 से ये गया, ये से ये गया। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 500, ये गया आपका 100। तो ये कितना हो गया आपका, एक्सएल का वैल्यू कितना हो गया 314 इंटू 8 है यहां पर, 8 अपॉन में 1000। यस और नो, आपने क्या किया यहाँ पर 1000 से ये 500 इससे कट कर दिया, फिर इससे कट कर दिया। ये क्या है 314 एज आ गया, 8 वहां से आ गया और 1000 यहां से आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपने यहां तक की सारी वैल्यूज निकाल दी। अब इसको सोल्व करेंगे और आगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 25.12 ओम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक्ससी के रिगार्डिंग। देखो एक्ससी का मैटर देखना, एक्ससी इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। वैल्यूज पुट करो यहां पर एक्ससी के लिए, 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू कितना यहां पर 60, ये 60 हो गया आपका। और नीचे कितना आपका 10 टू द पावर, ये है वास्तव में 10 टू द पावर -6, तो ये हो गया आपका, ये हो गया और ये वैल्यू यहां पर आ गई आपकी। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू हो गई। देखो यहां पर इसको इससे कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया। आगे सॉल्व करो इसको, देखिए यहां से जाएगा ये 5, ये पूरी वैल्यूज यहां भी, ये जाएगा वापस इससे, ये वैल्यू आ गई। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से जब आप एक्ससी की वैल्यू निकालोगे तो एक्ससी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना 314 मल्टीप्लाई में कितना 6, ये ऊपर आ जाएगा आपका, और अपॉन में कितना है 314 इंटू 6 करोगे आप इसको, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो आ जाएगी आपकी 53.07। तो अब यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं एक्सएल कितना आपका 25.12 ओम, एक्ससी का वैल्यू आपका 53.07। यस और नो। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है और एक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां तक एक बार नोट कर लो। देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ, आपको एक्सएल मिल गया यहाँ पर 25.12, एक्ससी मिल गया 53.07 ओम। अब आपको वी नोट फाइंड करना, तो आपको पता है वी आरएमएस इंटू √2 कर दिया आपने। तो वी नोट का वैल्यू आप जब पुट करोगे यहाँ पर वी आरएमएस को, तो ये आ गया आपका 230 इंटू 1.414। तो वी नोट मिल जाएगा आपको दोस्तों यहाँ से 325.22 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों एक बात और सुनिएगा, Z जो होता है यहाँ पर, Z की जब आप वैल्यू निकालते हो तो देखो यहाँ पर Z इज इक्वल टू बन जाएगा आपका R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर और उसका √। लेकिन इसने बोला है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है आपका, नेग्लिजिबल है, मतलब ये इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। XC मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो XC का वैल्यू ज्यादा है, XL का वैल्यू कम है, स्क्वायर है तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो Z का वैल्यू कितना आ गया, XC माइनस XL आ गया। तो I नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, V नोट अपॉन में Z, या बोले तो XC माइनस XL, ये XC है दोस्तों। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है। आप वैल्यू पुट करेंगे 325.22 और यहां पर जब इन दोनों को माइनस करेंगे आप 53.07 से 25 पॉइंट आपका 1 कितना है 25.12 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27.95। और जब आप इसको भी सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका आई नोड का, वो वैल्यू आएगा करीब करीब 325.22 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 11.623 या 63 एम्पियर। तो ये आ गया दोस्तों आपका आई नोड का वैल्यू। अभी एक बात और इसने कहा कि इसका आरएमएस वैल्यू भी फाइंड करो। तो दोस्तों आप आईआरएमएस कैसे करोगे, आईआरएमएस
ये आ गया आपका 230 यानी कि Vrms अपॉन में वही Z कितना आपका 27.95। जब इसका वैल्यू सोल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका 8.23 एम्पियर। नोट कर लीजिए दोस्तों। अभी इसमें और भी सब पार्ट्स हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी इसके और भी पार्ट्स हैं, उनको भी सोल्व करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों। यहां पर बोला इसने एक तो आरएमएस वैल्यूज निकालनी है आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स के लिए अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट जो है आपका वो क्या है, इंडक्टर, और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका कैपेसिटर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आरएमएस वैल्यूज ही पूछा इसने तो आपको वोल्टेज ड्रॉप के रिगार्डिंग, तो पहले इंडक्टर के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो VL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, जो आपने V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो यहां पर आपका IRMS इनटू इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट था दोस्तों, XL ये था। चलिए IRMS की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी आपकी 8.23 इनटू XL की जो वैल्यू थी आपकी कितनी थी 25.12। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका इक्वली 206.71। और किसकी बात की है, ड्रॉप की बात की है, वोल्टेज ड्रॉप की, तो वोल्ट इसका SI यूनिट करेगा। ये बात आ गई फर्स्ट। फिर इसने बोला है किसके लिए, सेकंड किसके लिए बात की इसने, कैपेसिटर के केस में। तो आपको पता है कैपेसिटर के केस में जब अपन VC निकालते हैं तो वह क्या होता है, करंट कितना है IRMS है, और वहां पर क्या होता है 1/XC होता है, यही होता है नहीं, या डायरेक्ट आप XC पुट करेंगे यहाँ पर, जो अपन वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा XC। तो यहाँ पर हाँ IRMS इंटू XC, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 8.23, और इसका वैल्यू कितना निकला था आपने 53.07। यस, जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 436.7 समथिंग कुछ ऐसा आएगा वोल्ट। तो आपने ये यहाँ पर दोनों के अक्रॉस, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप था उसका वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लिया। यस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट 3, 4 एंड 5 इन पार्ट्स को कर लेते हैं। पूछा इसने एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू इंडक्टर। चलिए सीरीज RLC सर्किट था, हम ये जानते हैं कि जो हम बेस लेते हैं, ठीक है, उस बेस से हमारा जो इंडक्टर है, यस, वो π/2 लीड करता है। यस नो, इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है वो π/2 लीड करता है करंट से, और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पीछे रहता है, यानी कि करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहता है। यानी कि यहां पर अगर बात की जाए तो अगर जैसे मान लो कि इधर आपका करंट है, इधर करंट है, तो ये तो कौन हो गया आपका, ये इधर कौन हो गया आपका VL हो गया, और इधर कौन हो गया आपका VC हो गया। ये कितना है यहाँ पर π/2, और यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है π/2। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए तो एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावर होगी एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VI cos ∅। ∅ की वैल्यू जैसे π/2 रखोगे cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 खत्म, कोई एवरेज पावर नहीं है, 0 है। सेम केस यहां पर है, पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर, वापस वही वाला केस, cos ∅ कितना हो जाएगा आपका π/2, तो P इज इक्वल टू जब वैल्यू पुट करोगे VI cos ∅ की जगह π/2 पुट करोगे तो आपको पता है π/2 कितना होता है, cos 90 कितना होता है भैया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पावर कितना 0। कोई दिक्कत, टोटल एवरेज पावर, जब दोनों केस में पावर 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल पावर एवरेज कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। दैट्स इट। आपने 3, 4 एंड 5 ये जो 5 पार्ट थे इनको भी आपने कंप्लीट कर लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अ कैपेसिटर C, a variable resistor R and a bulb are connected to series to AC mains. The bulb glow with some brightness. How will glow of the bulb change?
फर्स्ट कंडीशन क्या रखी है? अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कीपिंग रेजिस्टेंस आर टू बी सेम। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पहले इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना आपका वीसी है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और जो बल्ब है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वीबी है। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, इसमें वोल्टेज प्रोवाइड की, करंट जाएगा यहां पर, ये तीनों किसमें है, सीरीज के अंदर। ठीक है, चलो इसने कहा कि आपको एक डाइलेक्ट्रिक स्लेव इंसर्ट कर दिया जाए और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अगर मान लीजिए उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स उसके बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नया उसका जो कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना होता है, K टाइम्स ऑफ प्रीवियस, C डैश इज इक्वल टू KC। यस और नो? इसका मतलब है कि उसका कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट करते ही उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि C डैश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, Q अपॉन में V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इंक्रीज किया तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो रहा है, इसको आपने कोई चेंज नहीं किया, सेम रखा, तो उसी टाइम पर इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिक्रीज हो जाएगा अक्रॉस कैपेसिटर, और उसी टाइम पर जो बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जब बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम कर, ज्यादा वोल्टेज अपनी ओर खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो ग्लो है, बल्ब का जो ग्लो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज में कमी आएगी, उसके वोल्टेज ड्रॉप में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो उसी टाइम पर सीरीज में है, इसलिए अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसके वोल्टेज ड्रॉप में इंक्रीज होते ही इसका जो ग्लो है वो पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड वाला देखते हैं क्या कहता है। इसने बोला कि द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में आपने कोई चेंज नहीं किया, मतलब आपने वीसी को बराबर बनाए रखा। इसका रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप VR है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब इसका वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा तो इसका जो बल्ब है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसका जो ग्लो है बल्ब का वो पहले से कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को? भाई क्या कह रहा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको अपनी इच्छा से अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया इसने तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज का ड्रॉप है VR वो इंक्रीज हो गया, और ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर रहा है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जैसे इसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो इसका जो ग्लो है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो पहले से कम हो जाएगी, डिम हो जाएगा। ये तो इसको नोट कर ले, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा दोस्तों, ये है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इज इक्वल टू 140 sin 3140 इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम। दो चीजें फाइंड करनी है, तो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, और दूसरा RMS करंट फाइंड करना। देखो यहां पर करंट फाइंड करना RMS वैल्यू के रूप में, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर ले, तो आप देखेंगे यहां पर कि V नोड का वैल्यू कितना जाएगा आपका 140, और ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी यहां से 314। ओके, तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2πf। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314, और ये कितना आपका 2 इंटू 3.14। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहां से ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। तो यहां से जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 50 हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट इसने बोला है RMS करंट फाइंड करना है। आपको V नोड पता है यहां से, तो पहले आप V RMS को फाइंड करोगे, V नोड अपॉन में √2। तो V नोड कितना दे रखा आपको 140, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो
तो इसका वैल्यू आ जाएगा 99.002 वोल्ट। अब आपको IRMS निकालना है यहां से, तो आप क्या लिखेंगे, VRMS अपॉन में रेजिस्टेंस कितना गिवन आपको R, तो VRMS कितना है आपका 99.002 और रेजिस्टेंस कितना आपका 50 ओम का, यहां वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1.98 एम्पियर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ पर बेस्ड है। टू ग्राफ्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, और यहां पर इसने कहा कि अपोजिशन टू करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना हुआ है। अपोजिशन टू करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बना हुआ है। आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा सर्किट एलिमेंट काम में लिया गया है, कौन सा एलिमेंट काम में लिया गया है, समझ में आई बात। यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बना हुआ है किसका, अपोजिशन टू करंट, यानी कि रेजिस्टेंस है यहां पर, समझो बात को, यहां पर भी रेजिस्टेंस और यहां पर भी रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको यह पता करना है कि प्योर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, क्या है, उसके बारे में अपने को पता करना है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्योर रेजिस्टर होता है ना, या प्योर रेजिस्टेंस जो होता है, does not depends on फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता ही नहीं है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी में कितना ही चेंज कर दो, ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ये हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। इसका मतलब है कि जो पहला जो ये सर्किट बना हुआ है, पहला जो ग्राफ दे रखा है, उसमें जिस सर्किट की ये बात कर रहा है, करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करने के लिए जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट है आपका कौन, एक प्योर रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए ये प्योर रेजिस्टेंस है। कौन सा एलिमेंट हो गया, प्योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट केस देखो वहां पर, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका अपोजिशन भी क्या हो रहा है, लीनियर फॉर्म में वेरी कर रहा है। ऐसा तभी होता है, आपको पता है एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, 2πfl। अब जैसे जैसे यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, एक्सएल का वैल्यू भी क्या हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन प्रेजेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है भैया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वहां पर क्या कर रहा है, प्रेजेंट है। यस, ये वो एलिमेंट है यहां पर। यस सुनो, सर्किट में जो एलिमेंट लगा वो कौन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। नोट कर लो आप इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर इसने बोला है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एक्समर या ट्रांसफॉर्मर, कैन अ ट्रांसफॉर्मर बी यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी सप्लाई। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसके साथ ही उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एक्चुअली में क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको, एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर। So we can say that transformer is a static electric device which can transmit AC power one circuit to another without changing its frequency. Frequency constant रहती है, frequency में कोई change नहीं होता, but the voltage level may be changed. Yes, हम इसको step up और step down कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो voltage का level है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। Principle क्या है? It is based on the principle of what? Mutual induction. अब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, देखिए आपने यहां पर इनपुट प्रोवाइड किया, ये एसी का मतलब है कि आप जब इसको जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जब आपने यहां पर वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ, इस करंट की वजह से दोस्तों यहां पर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स इस कोर में फ्लो होता हुआ
जब दूसरी तरफ जाएगा और यहां पर जो वाइंडिंग्स है उसके साथ में क्या करेगा, लिंक करेगा, तो उसके लिंक होने की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और सर्किट आपका क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। देखो बात को समझना, यहां पर ये जो वाइंडिंग है जहां पर आपने इनपुट दिया ये प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। इसके जस्ट दूसरी तरफ यहां पर एक और वाइंडिंग है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहा गया है। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2। और ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन कोर, जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है और लेमिनेटेड शीट्स के फॉर्म में होती है। ये शीट्स और लेमिनेशन का रीजन क्या है, ताकि हम यहां पर लॉसेस को कम कर सके, ठीक है ना, ताकि हम यहां पर लॉसेस को कम कर सके। अभी लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं उसके बारे में भी लिखवा दूंगा आपको। लेकिन आप ये देखो कि यहां पर इनपुट में आपने कुछ प्रोवाइड किया, आउटपुट में आपको वापस पावर मिल गई। यहां पर पावर दोगे तो यहां पर पावर आपको मिल जाएगी, यस और नो। तो यहां पर ये जो फ्लक्स है जो ये लगातार चेंज हो रहा है, इस लगातार चेंज होते हुए फ्लक्स का सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक होना जरूरी है। जब तक ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक नहीं होगा तब तक कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसी प्रिंसिपल जिसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मर। अब एक बात और पूछ रहा है, ये इसी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, सुनना बात को। ये कह रहा है कि भैया क्या हम डीसी सप्लाई कर सकते हैं क्या ट्रांसफार्मर के थ्रू? तो भैया इसका सिंपल सा आंसर, ऐसा नहीं कर सकते। क्या रीजन है? जब आप यहां से डीसी वोल्टेज दोगे, इसको करंट होगा, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट। और यहां तक जब तक ये कांस्टेंट फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके अंदर भी किसी तरह का ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फ्लक्स का लगातार चेंज होते रहना जरूरी है और साथ के साथ ही इस जो वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके साथ में लगातार बदलते हुए फ्लक्स का लिंक में रहना बहुत जरूरी है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस और नो? यहां पर लगातार जब आप इसको क्या कर रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, तो करंट हो रहा है, उस करंट में चेंज हो रहा है, उस करंट की वजह से इसका फ्लक्स लगातार बदल रहा है और ये लगातार बदलता हुआ फ्लक्स क्या कर रहा है, इस वाले से जो सेकेंडरी वाइंडिंग उससे लगातार लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन डीसी के अंदर ऐसा नहीं होगा, एक ही सिंपल कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो सिंपल जो आपका फ्लक्स है जो कांस्टेंट टाइप का है वो इससे लिंक भी कर लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर किसी भी तरह का कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। यस और नो? तो जब ईएमएफ नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो करंट भी नहीं होगा और किसी भी तरह की पावर सप्लाई नहीं की जा सकती, तो हम डीसी यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? आप इसको नोट कर लें। कुछ बातें मैं इसमें और सिखा देता हूं, ठीक है, समझ लो। देखो यहां पर क्या है, प्राइमरी वोल्टेज कितना है आपका, V1, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है आपका, V2, कोई दिक्कत? अच्छा, करंट कितना है यहां पर, I1, करंट कितना है यहां पर भैया, I1, और करंट कितना है यहां पर, I2। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या है मेरा, देखना, V1, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, देखो मेरी बात सुनिए। जो आइडियल, देखिए सुनिएगा, यहां तक हो गया, सुनिए मेरी बात। जो आइडियल फॉर्म होती है ट्रांसफार्मर की, जिसमें आपने 100% एफिशिएंसी की बात करते हैं कि आपने जितना इनपुट दिया उतना ही आपको क्या मिले, आउटपुट मिले, तो हम लिख सकते हैं यहां पर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या है, कितना वोल्टेज आपने इनपुट में दिया, कितना करंट है, तो क्या लिखूंगा इसको, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। यहां से अगर मैं रेशियो लेना चाहूं प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो V1 अपॉन में कितना जाएगा, V2, तो इधर कितना जाएगा, I2 अपॉन में I1। यस और नो? क्या जाएगा, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1। चलिए यहां तक की बात समझ में। नेक्स्ट और देखिएगा इसका, इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, आप नोट कर लो इसको एक बार, मैं उसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। चलिए अगर V1 की बात की जाए, क्या होता है, माइनस ऑफ N1 डी फाई अपॉन में dt, फेराडेज लॉ कहता है हमें इसे,
सेकेंडरी के लिए हो जाएगा आपका V2 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 d5 अपॉन में dt, जहां N1 और N2 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी, इनका रेशियो ले लो आप यहाँ पर, ये कट गया यहाँ से d5 अपॉन dt। तो चेंज इन फ्लक्स जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, बात है फ्लक्स लगातार चेंज होता रहता है बट चेंज इन फ्लक्स हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट बना रहता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या वैल्यू आ गई यहाँ से V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2, और उस वाले इक्वेशन से क्या आ गया आपका I2 अपॉन में I1। तो दोस्तों इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आप याद कर लें इसको, ये बहुत जरूरी है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब भी इस ट्रांसफॉर्मर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं या तो इसके लॉसेस के बारे में पूछा जाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से कोई न्यूमेरिकल उठ के आता है, तो आप इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। देखिए दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे फ्लक्स लीकेज, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एंड सबसे लास्ट में हमिंग। देखिए फ्लक्स लीकेज क्या होता है, हमको पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना, जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफॉर्मर का, वहां से फ्लक्स जनरेट होता है और वो फ्लक्स कहां पहुंचता है, सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे एयर गैप की वजह से हो सकता है, या जो आपका कोर है उसकी डिजाइनिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रह गई जिसकी वजह से वो कंप्लीट फ्लक्स जो है ना सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यहां कह सकते हैं टोटल फ्लक्स डज नॉट पास थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसफार्मर में लॉसेस चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहां पर एडी करंट लॉस। एक्चुअली क्या होता है ना कि एडी करंट लॉस जो होता है कोर में होता है ना, कोर की वजह से होता है, कोर के अंदर होता है, और कोर क्या होता है हीट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये यहां पर ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी एक तरह का लॉस है। नेक्स्ट है कॉपर लॉस। ड्यू टू हीटिंग एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन कॉपर वायर्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए दोस्तों जो कोर है उसका प्राइमरी साइड है, उसका जो सेकेंडरी साइड है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं वाइंडिंग से करते हैं, और हमको पता है वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की बनी होती है। तो वहां पर जब कोर के अंदर हीटिंग स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है बाहर रिलीज होना चाहती है, तो वो सीधा सीधा किससे इफेक्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, जिसकी वजह से वहां पर कॉपर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस। द एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ कोर ओवर अ साइकिल। यानी कि हर एक साइकिल के अंदर जब ट्रांसफार्मर का कोर मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है एनर्जी लॉस होता है, और जो एनर्जी लॉस होता है उसी को अपन बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। यस और नो। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका हमिंग लॉस। इसमें क्या होता है दोस्तों एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। इस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है ना वो वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं अपन हमिंग लॉस। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है इनमें से कम पूछ लेता है कि 2 लॉसेस के बारे में बताओ, 3 लॉसेस के बारे में बताओ, तो ये सारे मैंने आपको लिखवा दिए, आप इनको नोट कर लें। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर, नोट करो इसको। तो चलिए देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है। अ पावर ट्रांसफार्मर लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन एक्समर विथ इट्स प्राइमरी हैविंग 4000 टर्न्स. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 वोल्ट? चलिए क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां पर इसने बोला है 2300 वोल्ट इनपुट, यानी कि V1 प्राइमरी साइड का 2300 वोल्ट, ये आपको गिवन है।
उसके बाद इसने कहा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब है कि V1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, V2 से। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी साइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है यानी कि N1 है वो गिवन है आपको कितना, 4000, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसकी कोई यूनिट नहीं, नंबर है तो। और फिर इसने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड करने हैं, मतलब आपको N2 फाइंड करना है। और क्या गिवन है, V2 भी आपको गिवन है कितना, 230 वोल्ट, ये आपको गिवन है। अब हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, पढ़ा था अभी आपने, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2। चलिए V1 किसके साथ, N2 के साथ, V2 किसके साथ, N1 के साथ। क्या फाइंड करना है आपको, N2 फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना N2। तो V1 यहां से इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका V2 N1 अपॉन में N2 फाइंड करना, तो V1 यहां पे आ गया। V2 कितना है आपका भैया, V2 है आपका 230 दे रखा है आपको, 230 वोल्ट। N1 कितना देगा, 4000 अपॉन में V1 कितना आपका 2300, ये गया, ये गया और ये गया 400। बड़ा इजी सवाल है। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया भैया, 400 टन्स, यानी कि इसका जो सेकेंडरी साइड है उसमें नंबर ऑफ टन्स कितने होंगे, 400 होंगे। तो ये हो गया आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे। तो ये कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बस लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो अपना चैनल है ये नया है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।